बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। है बैठी हुई हो तुम लोग, है खड़ा हो। बिहार में बदलाव का शोर है, 25 में प्रशांत किशोर हैं। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? या जवानी का खुमार है, नौकरी अब भी उधार है। सरकारी नौकरी 1 करोड़ युवाओं को, सबको नौकरी मिलेगा, लगता है हमको भी नौकरी मिल जाएगा। यानी 2025 तक बिहार चुनाव केवल सत्ता या कुर्सी का खेल नहीं, बल्कि बिहार की पुरानी कहानी का एक नया अध्याय है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या बिहार चुनाव इस बार वही पुराना खेल बनेगा, जातीय जोड़ घटाओ, गठबंधन की पलटी और सत्ता की बाजीगरी, या इस बार वोटर सच में पूछेगा कि रोजगार कहाँ है, अच्छी सड़कें कहाँ हैं और विकास कहाँ है? क्या आज ही बिहार अपने गौरवशाली इतिहास जैसे नालंदा, तक्षशिला, दिनकर और चाणक्य को याद करके केवल अपने इतिहास पर इतराएगा, या फिर बिहार की पुरानी कहानी का एक नया अध्याय लिखेगा? या फिर अब समय आ गया है कि बीमारू राज्य की दुहाई और विशेष राज्य के दर्जे की मांग छोड़कर बिहार अपने पैरों पर खड़ा होकर भारत के अन्य राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा? बिहार की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहाँ पे हर चुनाव की शुरुआत होती है जातीय समीकरण के गणित से और अंत होती है गठबंधन की केमिस्ट्री पर। अगले कुछ मिनटों में हम उसी केमिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत शुरू से करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कौन है इस खेल के मुख्य खिलाड़ी। आज भी बिहार की राजनीति के सबसे पुरानी और सबसे अनुभवी चेहरे हैं नीतीश कुमार। पिछले 20 सालों से ज़्यादा वक्त से सत्ता में हैं, सुशासन बाबू की छवि बनाई। सत्ता की मजबूरी में कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, तो कभी महागठबंधन के किसी और बड़े दल के साथ खड़े नजर आए। लेकिन एक बात जो उन्हें बाकियों से अलग करती है वो ये है, आज तक उन पर भ्रष्टाचार या परिवारवाद का कोई दाग नहीं लगा है। वहीं इस बार का चुनाव एक और बड़े खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, जिसके पास संगठन, संसाधन और नरेंद्र मोदी का चेहरा है। बिहार में भाजपा नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन में है और सत्ता बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं दूसरी ओर हैं तेजस्वी यादव, जो अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आरजेडी और लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार की राजनीति को गहराई से समझता है। तेजस्वी के पिता और माता से लेकर परिवार के कई सदस्य लंबे समय तक मुख्यमंत्री और अन्य अहम पदों पर रह चुके हैं। तेजस्वी की छवि बिहार में एक युवा नेता की है। हाल ही के समय में उन्होंने बेरोजगारी, जाति जनगणना और आरक्षण जैसे कई मुद्दों को लगातार उठाया है। उनकी राजनीति का केंद्र है बिहार के युवाओं को रोजगार मिले और पिछड़े वर्गों को उनका हक। उनके साथ कांग्रेस खड़ी है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। लेकिन सच्चाई ये है कि बीते सालों में हर संभव प्रयासों के बावजूद कांग्रेस बिहार में कोई बड़ी पहचान नहीं बना पाई है। लोग आज भी उसे आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी के रूप में देखते हैं। हालांकि चुनौती यही है, लोग तेजस्वी को एक अनुभवहीन वारिस मानेंगे या फिर नई पीढ़ी का नेता जो लालू की विरासत को आगे बढ़ाकर बिहार के भविष्य की राजनीति लिखना चाहता है। लेकिन परिवार में हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को मई 2025 में पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। आरोप था गैर जिम्मेदाराना बर्ताव, और यही नहीं, उन्हें परिवार से भी दूर कर दिया गया। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने टीम तेज प्रताप यादव के नाम से एक नए मोर्चे की शुरुआत की। 5 छोटे दलों के साथ गठजोड़ की और उन्होंने ये निर्णय लिया कि महुआ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने शाहपुर और घोसी जैसे इलाकों में भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये साफ है, उनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि आरजेडी को एक सीधी चुनौती देना है। तेज प्रताप यादव ने पार्टी पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाया है। उनका आरोप है आरजेडी भाजपा के अपने ही संबंध विधायक भाई वीरेंद्र पर कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया है। उन्होंने मीडिया में भी अपनी नाराजगी जाहिर की और ये बताया कि उन्हें पार्टी से और परिवार से एक साजिश के तहत निकाला गया है। और इसी बीच बिहार की राजनीति में तीसरा सबसे बड़ा मोर्चा जो तेजी से आकार ले रहा है वो है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर यानी पीके, जिन्हें देश का सबसे बड़ा राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में देखा जाता है। कभी चुनावी सलाहकार रहे पीके ने नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से लेकर बिहार, पंजाब और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में सरकार बनाने तक कई चुनावी अभियानों में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन 2022 में पीके ने यह साफ कर दिया था कि अब वह केवल सलाहकार नहीं रहेंगे। उन्होंने बिहार लौटकर जन सुराज आंदोलन की शुरुआत की, गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए लोगों से जोड़ने का अभियान चलाया।
लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा, लाखों लोगों से बातचीत और फिर 2 अक्टूबर 2024 को इस आंदोलन को औपचारिक रूप से राजनीतिक दल का रूप दिया। उनका फोकस है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर। वे अक्सर कहते हैं कि बिहार के लोग प्रवासी मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में फैक्ट्रियां खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अपना राज्य बिहार पिछड़ा जा रहा है। जन स्वराज पार्टी का टारगेट वोट बैंक है युवा, पढ़ा लिखा वर्ग और प्रवासी बिहारी। उनकी रणनीति यही है कि लोग अब पारंपरिक पार्टियों से ऊब चुके हैं और उन्हें एक नया विकल्प दिया जाए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जन स्वराज तुरंत बहुत बड़ी ताकत न भी बने तो भी पीके का असर चुनावी गणित बिगाड़ने वाला हो सकता है। लेकिन पीके खुद कहते हैं या तो उनकी पार्टी 10 से कम सीटों पर आएगी या फिर वे बहुमत में आएंगे। उनका ये मानना है कि जन स्वराज पार्टी या तो अर्श पे रहेगी या तो फर्श पे। ये बयान साफ दिखाता है कि पीके अपने पार्टी को राजनीति के तीसरे मोर्चे की मजबूरी के रूप में नहीं बल्कि बिहार के वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में पेश करना चाहते हैं। सत्ता के इस खेल में आरजेडी के पास हमेशा से एक ट्रम्प कार्ड रहा है, जिसे लोग MY फैक्टर के रूप में जानते हैं। MY मतलब मुस्लिम और यादव। मुस्लिम करीब 70%, यादव 14%, यानी 30% वोटों पर उनकी बड़ी बहुमत हमेशा से रही है। लालू यादव ने इसे राजनीति का सिक्का बनाया और अब तेजस्वी यादव उसी सिक्के को नए अंदाज में चला रहे हैं। फिर आते हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने जाति गणित में सोशल इंजीनियरिंग का एक नया फार्मूला निकाला है। अपने कुर्मी वोट और 30% अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर उनका कब्जा है और साथ ही महिलाओं को दिए गए अलग अलग स्कीम्स जैसे साइकिल, पेंशन और रिजर्वेशन एक ऐसा साइलेंट मेजॉरिटी खड़ा करता है जो शायद टीवी डिबेट में ना दिखे लेकिन वोटिंग बूथ पर सबसे तेज निकल कर आता है। बीजेपी की बिसात थोड़ा अलग है। वो सबसे मजबूत गढ़ है अपर कास्ट वोटरों का, जैसे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ। लगभग 15% वोट यहीं से आता है। 2014 के बाद उन्होंने OBC और दलित वोटर्स में भी सेर लगाई, लेकिन बिहार में उनकी असली ताकत अब भी अपर कास्ट के वोटों तक ही सीमित है। और अब आते हैं चिराग पासवान पर। दुसाध जाति में करीब 6% वोटों पर उनका मजबूत कब्जा है। रामविलास पासवान की विरासत को चिराग ने यूथ कनेक्ट के साथ मिलाकर NDA में अपनी एक खास जगह बनाई है। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है प्रशांत किशोर का। वो शख्स जिन्हें लोग सिर्फ स्ट्रेटेजिस्ट कहते थे, लेकिन जिसने राजनीति की आधी किताब खुद लिखी है। 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाली कैंपेन मशीनरी से लेकर बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में कांग्रेस की जीत तक हर बड़े चुनाव में पीके की राजनीतिक समझ की एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन फिर उन्होंने अचानक कहा, अब मैं पर्दे के पीछे नहीं रहूँगा बल्कि इस खेल का एक खिलाड़ी बनूंगा। और यहीं से शुरू हुआ जन स्वराज, एक आंदोलन। गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत किए और लाखों लोगों की उम्मीदों के साथ सीधा कनेक्ट किए। ये AC कमरे में बना कोई पावरपॉइंट प्लान नहीं था, बल्कि बिहार की धूल और धूप में लिखा गया एक मैनिफेस्टो था। और फिर 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन पीके ने इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टी के रूप में बदल दिया। संदेश साफ था, अब सिर्फ सलाह नहीं बल्कि सत्ता में दावेदारी। लेकिन पीके ये मानते हैं कि बिहार में थोड़े थोड़े वोट लेकर राजनीतिक नहीं बदली जा सकती। उनका कहना है या तो बिहार की जनता पूरी तरह से साथ दे या फिर बिल्कुल भी साथ ना दे। अब जरा छोटे लेकिन जरूरी खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं। जितेंद्र राम मांझी मुसहर समाज के बीच गहरी पकड़ रखते हैं और ये पकड़ उन्हें हर चुनाव में अहम बनाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, कोयरी समाज से आते हैं और बिहार की राजनीति में हमेशा से बाजी पलटने वाला नेता के रूप में देखे गए हैं। फिर आते हैं ओवैसी की AIMIM पर, सीमांचल के मुस्लिम वोटों को खींचकर बड़ी पार्टियों का पूरा हिसाब बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। और आखिर में भाकपा माले, भोजपुर के मजदूर किसानों की आवाज़ जो सिर्फ चुनावी गणित नहीं बल्कि विचारधारा की जमीन पर खड़ी है। यानी बड़े नेताओं की चमक भले ही ज़्यादा हो, लेकिन ये छोटे छोटे वोट बटरने वाले खेमे ही चुनाव की असली पटकथा लिखते हैं। लेकिन असली सवाल जाति से भी बड़ा है। हर चुनाव में सबसे बड़ी बहस यही रहती है, जिसका नाम है बेरोजगारी। बिहार का नौजवान पढ़ाई करे या फिर नौकरी? जवाब वही है, बिहार से बाहर तो जाना पड़ेगा। नौकरी, पढ़ाई या इलाज, बिहार के लोगों को इन सारी चीज़ों के लिए पलायन करना पड़ता है। और फिर आती है कानून व्यवस्था, जंगल राज बनाम सुशासन। ये बहस आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी 20 साल पहले थी। ये हालात अचानक नहीं बने। JP आंदोलन ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। लालू प्रसाद ने जाति गोलाबंदी को चुनाव का असली हथियार बना दिया। नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू का बड़ा ब्रांड बेचा, लेकिन उन्हीं की साथ पे आज सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन आज के बिहार को सिर्फ जातीय समीकरण नहीं चाहिए। आज के बिहार को चाहिए नौकरी, शिक्षा और एक ईमानदार शासन। जाने वही बुनियादी बातें जिनकी कमी से लोग आज भी अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं।
तो सोचिए, कोई सरकार अगर सच में गंभीर हो तो उसकी पहली छवि कैसी दिखनी चाहिए। रेलवे स्टेशन पर खड़ी नौजवानों की भीड़ जो नौकरी की तलाश में दिल्ली मुंबई की ट्रेन पकड़ती हो, वो भीड़ अगर कम हो जाए तो कि बिहार में ही रोजगार और कौशल विकास के नए मौके मिल रहे हैं। खेती में मेहनत करने वाला किसान अगर अपनी फसल सही दाम पर बेच सके और गाँव में छोटे मोटे उद्योग लगा सके तो वही किसान अपने बेटे को परदेश भेजने के बजाय अपने खेत में और फैक्ट्री में काम कराएगा। स्कूलों में पढ़ाई वाकई पढ़ाई जैसी हो, अस्पतालों में दवा और डॉक्टर मिले, और सबसे बड़ी तस्वीर बिहार की औरतें जो आज भी रसोई और घर की चारदीवारी में कैद मानी जाती हैं, अगर वही महिलाएं मजबूती से खड़े होकर घर ही नहीं बल्कि समाज की राजनीति संभालें तो पलायन रुकेगा और बिहार का भविष्य बदलेगा। तो असली खेल यही है, क्या नीतीश कुमार अपनी पुरानी सियासी समझबूझ और गठबंधन की जादूगरी से फिर से एक बार सत्ता पर कब्जा करेंगे और बिहार को वाकई सुशासन प्रदेश बना पाएंगे, या फिर लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभालते हुए तेजस्वी यादव युवाओं को नौकरी और उम्मीद देंगे और बिहार को सरकारी रोजगार का राष्ट्रीय मॉडल बना देंगे, या फिर प्रशांत किशोर जो अपने लग्जरी एसयूवी से मजदूरों और श्रमिकों से हाथ मिलाने से इतर जिया हो बिहार के लाला वाली रील की चमक से आगे बढ़कर एक ऐसी राजनीति गढ़ेंगे जहां सिर्फ जात की गिनती नहीं बल्कि विकास की गवाही दी जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और काम का लगा हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगर कुछ अच्छा ना लगा हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि अगला वीडियो और गहरा और सच्चा और कम से कम थोड़े और काम का हो। आप देख रहे थे द अमृत डायलॉग्स। मैं हूं अमृतांश राय। नमस्कार।